नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। मोदी के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार प्रस्ताव, अनुराग ठाकुर की स्पीच शेयर की थी। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बुधवार को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा महासचिव को पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार शिकायत सौंपी है। मंगलवार को लोकसभा कार्यवाही में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल से उनकी जाति पूछी थी। पीएम ने अनुराग ठाकुर का भाषण सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस मुद्दे पर बुधवार को सदन में काफी हंगामा हुआ। हालांकि ठाकुर के कुछ भाषण के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया था, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति पर टिप्पणी की थी। ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण का जवाब देते हुए ओछी टिप्पणियां की थी। उस समय कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी देश में जाति जनगणना की वकालत कर रहे थे। एक्स पर ठाकुर के भाषण को साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी का यह भाषण अवश्य सुनना चाहिए, जो इंडिया गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है, मैंने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। मैंने अध्यक्ष को लिखा कि यह सदन की अवमानना थी, जिसे पीएम ने ट्वीट किया और अनुराग ठाकुर की कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों को प्रचारित किया, जबकि उन टिप्पणियों को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। राहुल ने अपनी ओर से ठाकुर पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वह भाजपा सांसद से माफी नहीं मांगने को कहेंगे। विपक्ष के नेता ने कहा, जितना हो सके मुझे गाली दो या अपमान करो, लेकिन यह मत भूलो कि हम इस संसद में जाति जनगणना को निश्चित रूप से पारित करेंगे। लातेहार में कांवड़ियों का वाहन हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आया, 5 की करंट लगने से मौत। झारखंड के लातेहार जिले में गुरुवार की सुबह कांवड़ियों का एक वाहन एक हाई टेंशन ओवरहेड तार के संपर्क में आ गया, जिसमें 5 की मौत हो गई। इस हादसे में वाहन में सवार 3 अन्य कांवड़ तीर्थयात्री घायल भी हुए हैं। यह घटना टमटम टोला में सुबह के 3 बजे घटी। ये सभी तीर्थयात्री देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर से वापस लौट रहे थे, तभी उनका वाहन इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया। बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशुतोष कुमार सत्यम ने इस घटना पर कहा, उनके वाहन पर एक हाई टेंशन ओवरहेड तार गिर गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल है। उन्होंने आगे बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाह ने कहा, भूस्खलन पर पहले ही चेताया था। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया है कि केरल को भूस्खलन और संभावित मौतों के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गृह मंत्री के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि वायनाड भूस्खलन के लिए कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया था। इसके साथ ही एक अन्य बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की संसद में मुद्दा नहीं उठाने के लिए आलोचना की। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि त्रासदी पर कम से कम राजनीति नहीं की जानी चाहिए। अमित शाह ने बुधवार को संसद में दावा किया कि केरल सरकार को 23 जुलाई को संभावित भूस्खलन के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्य में भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद केंद्र ने एनडीआरएफ की 9 टीमें केरल भेजी थी। अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, केरल में एनडीआरएफ की 9 टीमें पहले ही भेज दी गई थी, लेकिन केरल सरकार ने समय रहते लोगों को नहीं निकाला। गृह मंत्री ने कहा, भारत उन 4 देशों में शामिल है जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कम से कम 7 दिन पहले ही चेतावनी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर केरल सरकार एनडीआरएफ की टीमों के आने के बाद सतर्क हो जाती तो भूस्खलन के कारण होने वाली मौतों को कम किया जा सकता था। अमित शाह के संसद में बयान देने के बाद केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि यह आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है और भूस्खलन से पहले वायनाड के लिए कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वायनाड घटना के घंटों बाद इस तरह का रेड अलर्ट जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। उद्धव की फडणवीस को सीधी चुनौती, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक अस्तित्व पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाल ही में खुलासा किया कि महाविकास आघाड़ी शासन के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे, अजित पवार और उनके बेटों के खिलाफ साजिश रची थी। इन आरोपों और बयानों ने विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। ठाकरे ने भाजपा को भी चुनौती देते हुए कहा कि एमवीए ने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार को कम कर दिया है। अब हम विधानसभा चुनाव में भी बाकी बचे अहंकार खत्म कर देंगे। मुंबई के रंगशारदा सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ठाकुर ने देशमुख के आरोपों का जिक्र किया
और फडणवीस के खिलाफ राजनीतिक युद्ध की घोषणा की। उद्धव ने कहा, उन्होंने मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर हमें जेल भेजने की साजिश रची। अनिल देशमुख ने मुझे इस बारे में बताया था। फडणवीस ने मेरे परिवार पर हमला किया। इतने दिनों तक मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी साहस के साथ खड़ा रहा। अब या तो वह रहेंगे या मैं रहूंगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में आक्रामक रहने और अगर किसी ने पार्टी पर हमला किया तो पलटवार करने का भी आदेश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुंबई के साथ अपनी पार्टी के संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस शहर से कोई प्यार नहीं है और वे इसे लूटने की इजाजत दे रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या से भड़के सर्वोच्च नेता खामनेई, इजराइल पर सीधा हमला करने का दिया आदेश। तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामनेई भड़क गए हैं। उन्होंने बुधवार को हानिया की हत्या के प्रतिशोध में इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दे दिया। इसके पहले भी खामनेई इजराइल को चेतावनी भी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने खुद के ही अपने लिए सख्त सजा का रास्ता बनाया है। हालांकि इजराइल ने हानिया की हत्या की बात न तो स्वीकार की है और न ही इससे इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आदेश की जानकारी 3 ईरानी अधिकारियों ने दी, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड को 2 सदस्य भी शामिल हैं। खामनेई ने बुधवार सुबह ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक ली, जिसमें उन्होंने इजराइल पर सीधे हमले करने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद ईरान ने घोषणा की कि हानिया मारा गया है। ईरान और हमास ने इस हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया। ईरानी अधिकारियों ने कहा, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान कितनी जोरदार प्रतिक्रिया देगा और क्या वह एक बार फिर अपने हमले को बढ़ाएगा ताकि स्थिति और बिगड़ने से बचाया जा सके। ईरानी सैन्य कमांडर तेल अवीव और हाइफा के आसपास के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों के एक संयुक्त हमले पर विचार कर रहे हैं, लेकिन नागरिक ठिकानों पर हमलों से बचने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों ने कहा, सभी राज्य मामलों पर अंतिम निर्णय लेने के अधिकारी और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ खामनेई ने रिवोल्यूशनरी गार्ड और सेना के सैन्य कमांडरों को युद्ध के विस्तार और इजराइल या अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करने की स्थिति में हमले और बचाव दोनों के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। वहीं ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्रालय, गार्ड्स और संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन सहित अन्य ईरानी अधिकारियों ने भी खुले तौर पर इजराइल पर जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी संप्रभुता के उल्लंघन के खिलाफ बचाव करने का अधिकार है। 12 करोड़ पानी पानी, नई संसद की छत से टपका पानी, अखिलेश का तंज, कांग्रेस नेता ने शेयर किया वीडियो। राजधानी में बुधवार शाम की बारिश ने सभी इलाकों के ड्रेनेज सिस्टम को फेल कर दिया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, रफी मार्ग समेत दिल्ली की सभी मुख्य व अंदरूनी सड़कों व गलियों पर पानी भर गया। कनॉट प्लेस, चांदनी चौक समेत सभी बाजार लबालब थे। इसी बीच संसद की नई बिल्डिंग की छत से पानी टपकने का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। वीडियो में देख सकते हैं कि छत से पानी टपक रहा है। नीचे फर्श पर एक बकेट रखा है। पानी को फैलने से रोकने के लिए रखा गया है। तमिलनाडु की विरुधुनगर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने साझा किया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लिखा कि बाहर पेपर लीकेज, अंदर वाटर लीकेज। राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली संसद लॉबी में हाल ही में पानी का रिसाव नए भवन में मौसम संबंधी समस्याओं को उजागर करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो के साथ पोस्ट लिखा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। करीब 2 घंटे तक हुई तेज बारिश ने पूरी दिल्ली कराह उठी। शहर के अधिकतर इलाकों में जल भराव से जाम लग गया। जाम के कारण प्रमुख मार्गों पर वाहन की लंबी कतारें लग गई। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी के कई अंडरपास में पानी भर गया। योगी को तो नहीं, मौर्य को दिखा यूपी में रिश्वत और अपराध बढ़ रहा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य के पुलिस अधिकारियों से कहा है कि राज्य में रिश्वतखोरी और अपराध बढ़ रहा है, इसे फौरन खत्म किया जाए। मौर्य का यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बीच जारी सत्ता संघर्ष का ताजा मामला है। ताजा घटनाक्रम से भाजपा के राजनीतिक हलकों में चिंता बढ़ गई है। मौर्य की हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई है कि उन्होंने ACS दीपक कुमार, DGP प्रशांत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक्स पर इसके बारे में एक पोस्ट कर इसे सार्वजनिक कर दिया। मौर्य का बढ़ते भ्रष्टाचार और साइबर अपराध के उनके बयान को राजनीतिक हलकों में योगी पर सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि गृह विभाग यानी पूरा पुलिस महकमा तो योगी आदित्यनाथ के पास है। इसके पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी फरमा रहे थे कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन इसके ठीक तीसरे दिन मौर्य ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपने अगले कदम और इरादे बता दिए।
लोकसभा चुनाव के बाद योगी और मौर्य के बीच विवाद ज्यादा बढ़ा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को जबरदस्त झटका लगा। पार्टी की समीक्षा बैठक में मौर्य ने पहला हमला बोला और कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। उस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। बाद में मौर्य ने इस जुमले को ट्वीट भी कर दिया। लोकसभा आम चुनाव 2024 में भाजपा सिर्फ 33 सीटें यूपी में जीत सकी, जबकि 2019 में 62 सीटें उसने जीती थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। अब ITR भरने पर जुर्माना तो जूते चप्पल हो सकते हैं महंगे। आज से हो रहे इन बदलावों का होगा सीधा असर। 1 अगस्त से कुछ प्रमुख बदलाव हो रहे हैं। इसका आप पर सीधे वित्तीय असर पड़ेगा। इन बदलावों में जूते चप्पल महंगे हो सकते हैं। साथ ही RTR देरी से भरने पर जुर्माना लगेगा। फास्टैग, KYC लागू होने और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड फीस में बढ़ोतरी भी शामिल है। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। अब 1 अगस्त रिटर्न भरने पर जुर्माना लगेगा। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर इससे कम है तो 1,000 रुपये का दंड लगेगा। नए नियम के तहत अब भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित फुटवियर की ही बिक्री होगी। इससे ग्राहक को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। BIAS प्रमाण पत्र लेने के लिए निर्माताओं को कई गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा और इससे उनकी लागत बढ़ेगी। 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कंपनियों को NPCI की शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें 3 से 5 साल से अधिक पुराने फास्टैग के लिए KYC अपडेट कराना और 5 साल से अधिक पुराने फास्टैग को बदलना शामिल है। प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होती है और ग्राहकों को 31 अक्टूबर से पहले अपना KYC अपडेट कराना होगा। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव कर रहा है। अगर आप पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए किराया देते हैं तो 1% शुल्क लिया जाएगा। अधिकतम 3,000 रुपये होगा। शिक्षा के लेन देन पर भी 1% चार्ज लगेगा। इस तरह अगर महीने में 15,000 रुपये से ज़्यादा का ईंधन भरते हैं तो भी 1% चार्ज देना होगा। अगर आपने अगस्त में बैंक से जुड़ा कोई टास्क शेड्यूल किया है तो ध्यान रखें कि अगस्त में 14 बैंक हॉलीडे होंगे, जिसमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस भी शामिल है। गूगल मैप्स 1 अगस्त से अपने सेवा शुल्क में 70% तक की कटौती करेगा। इसके अतिरिक्त बिलिंग डॉलर के रूप में बदल जाएगी। नियमित उपयोगकर्ता प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि उनके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। UPSC ने पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द की, आगे परीक्षा देने से भी रोका। UPSC ने पूजा खेड़कर का IAS चयन रद्द कर दिया है और उन्हें भविष्य में इसकी परीक्षा देने से रोक भी दिया है। पूजा खेड़कर पर सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी पाने के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। UPSC ने यह कार्रवाई पूजा खेड़कर की पात्रता और उनके आवेदन से जुड़ी परिस्थितियों की विस्तृत समीक्षा के बाद की है। UPSC ने एक बयान में कहा है कि पूजा खेड़कर को सिविल सेवा परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। इसके बयान में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा 18 जुलाई 2024 को सिविल सेवा परीक्षा 2022 की अंतरिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर को अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करके परीक्षा नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। UPSC ने आधिकारिक बयान में कहा, UPSC ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और उन्हें CSE 2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया है। CSE 2022 के लिए उनकी अंतरिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें UPSC की सभी भावी परीक्षाओं चयनों से भी स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। UPSC पैनल ने अपने बयान में यह भी बताया कि 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बाद में समय सीमा 30 जुलाई तक बढ़ा दी गई और आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि यह अंतिम अवसर था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पैनल ने कहा, समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने में विफल रही। भारत के पड़ोसी देश के टूटने का बढ़ा खतरा, विद्रोही संगठनों ने बड़े हिस्से पर कब्जा किया। दुनिया इन दिनों कई संघर्षों से जूझ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध, वैश्विक तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में चल रहा संघर्ष भी लगातार फैल रहा है और हालात ये हो गए हैं कि म्यांमार के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल विद्रोही सेनाओं ने म्यांमार के उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार की सेना ने साल 2021 में जनता द्वारा चुनी गई सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके खिलाफ कई विद्रोही संगठनों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। म्यांमार में जारी संघर्ष को अब 3 साल से ज़्यादा समय बीत रहा है। विद्रोही संगठन सेना पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जून महीने से म्यांमार के शान राज्य के मेंडेस इलाके में लड़ाई चल रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार म्यांमार में संघर्ष की वजह से 30 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं।
म्यांमार में मानवीय राहत के काम करने वाले संगठन टाई स्टूडेंट यूनियन ने बताया कि शान राज्य में हिंसा के चलते 1 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और जून से जुलाई मध्य तक करीब 141 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज़्यादा घायल हुए हैं। म्यांमार के विद्रोही संगठनों ने बीते साल अक्टूबर में ऑपरेशन 1027 के तहत म्यांमार की सेना पर दूसरे चरण का हमला शुरू किया था। पहले चरण के संघर्ष में विद्रोही संगठनों ने राजनीतिक रूप से शान राज्य की पूर्वी सीमा पर कब्जा कर लिया था। यह इलाका चीन की सीमा से लगता है। अब विद्रोही संगठन देश के उत्तरी इलाके जो कि मेंडले से लासियो तक करीब 280 किलोमीटर का इलाका है उस पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।